नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान अथवा राज्य व्यवस्था का जो ये कोर्स चल रहा है ना, उसका ये लेक्चर नंबर 5 आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो 4 के 4 लेक्चर पढ़ा दिए गए हैं वो सब पढ़ लीजिएगा आराम से, उसके बाद ही आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रवि यादव और मैं आप सभी का श्री एजुकेशन के इस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसके बारे में सारी कहानी हमने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि जो जो यहाँ हुआ था सब कुछ आपको याद होगा कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रणाली आ गई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी 1919 के भारत शासन अधिनियम में। तो और 1919 के भारत शासन अधिनियम में यहाँ पर एक और बात जोड़ी गई थी कि 10 वर्षों के बाद इसकी जांच की जाएगी कि ये कानून किस प्रकार से इसने काम किया भारत में, क्या और नए कानून की आवश्यकता है, और जो नया कानून लाया जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये समीक्षा की जाएगी 10 वर्षों के बाद, एक कमीशन का गठन किया जाएगा, ये इसमें कहा गया था। ठीक है, तो बाकायदे से देखा जाए 1929 में इस कमीशन का गठन करना था, जो ये चेक कर पाए कि ये जो कानून है इसमें क्या और चेंजेस की ज़रूरत है और नया कानून जो आएगा उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। इस प्रकार 1929 में ये करना था। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 1929 में नहीं हुआ, 1929 से पहले ही हो गया था। अर्थात 2 साल पहले ही 1927 में ही इस कमीशन का गठन कर दिया गया था, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। जिसे क्या कहा गया? साइमन कमीशन कहा गया। अब ये इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो है चुनाव होने वाले थे। तो जो उस समय प्रेजेंट में सरकार थी उस समय, तो वो ये नहीं चाहती थी कि इसका लाभ कोई दूसरी सरकार उठा ले, और वो चुनावी फायदे के लिए उन्होंने 2 वर्ष पहले ही इस कमीशन की स्थापना कर दी, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। इस कमीशन में 7 मेंबर थे। सर जॉन साइमन को इंक्लूड करके टोटल 7 मेंबर थे, और जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। और इसमें कोई भी इंडियंस नहीं था। देखिए, इंडियन के लिए कानून बनाने की बात हो रही है, इंडियंस के लिए उनके फेवर की ये बातें कर रहे हैं, ये दावा ऐसा करते हैं कि हम इंडियंस के फेवर के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई इंडियन शामिल ही नहीं था। तो इसलिए जब 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया अपनी पूरी टीम के साथ, ये देखिए साइमन कमीशन है, अर्थात मतलब ये सर जॉन साइमन है, ये जब अपनी टीम के साथ भारत में आया तो इसका पूरे भारत में बहुत ज़ोरों शोरों से विरोध किया गया। साइमन गो बैक, इस तरीके के नारे लगाए गए और काले काले झंडे दिखाए गए, अर्थात बहुत तरीके से विरोध किया गया। और आपको ये पूरी कहानी मालूम होगी कि लाला लाजपत राय जी की किस प्रकार से यहाँ पर हत्या की गई थी, ये सब आपको मालूम होगा। ठीक, अगर नहीं भी मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री तो हम पढ़ने वाले हैं तो सारी कहानी आपको मालूम पड़ेगी। फिलहाल हम वही चीज़ें ले रहे हैं जो इंडियन पॉलिटी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अभी मॉडर्न हिस्ट्री जब डिटेल में पढ़ोगे तो और आपको आनंद आएगा, ये सब बहुत ही चुटकी का खेल हो जाएगा आपके लिए। तो फिलहाल ये जानिए 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी, 1928 में भारत आया था। इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, तो इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। ठीक है, और इसका बहुत ज़ोरों शोरों से बड़े बड़े नेताओं ने, हमारे भारत के बड़े बड़े नेताओं ने विरोध किया। उसके बाद अंग्रेजों ने कांग्रेस से ये कह दिया, चैलेंज दे दिया कि आप लोग हमें कानून भी नहीं बनाने दे रहे हो, अगर आपके पास हिम्मत है तो आप ऐसा कानून बना के दिखाइए, ऐसा संविधान बना के दिखाइए जो सभी वर्गों के लोग एक्सेप्ट कर ले, उसे कोई इसका विरोध ना करे। तो हमने जो है ना उनका जो चैलेंज था एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू जी की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने, उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की, और साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की कि ये बातें बोल दिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या इन्होंने कहा था और क्या क्या जोड़ा गया वो अभी मैं बताता हूँ। तो 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। इसमें हमारा पक्ष था कि हमारे लिए संविधान इस प्रकार का होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए। अब इस पर चर्चा करने के लिए
गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। 1930 से लेकर 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है। इन पर पूरी चर्चा हुई। उसके बाद वाइट पेपर जो है प्रकाशित किया गया। गोलमेज सम्मेलन का जो नतीजा एक तरीके से निकला, वाइट पेपर प्रकाशित किया गया। उसी आधार पर जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उन्होंने 1935 का अधिनियम बनाया। अब 1935 का अधिनियम क्या है वो हम देख लेते हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो भी कहा जाए, इसको पढ़ने से पहले ये ध्यान लीजिए कि उस समय जो भारत के राज्य सचिव थे, उस समय भारत के जो राज्य सचिव थे जो इंग्लैंड में बैठा करते थे, अर्थात इंग्लैंड के कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो कौन थे? लॉर्ड जेटलैंड थे, ठीक है, लॉर्ड जेटलैंड। और भारत के अंदर जो वायसराय थे वो विलिंगडन थे। हालांकि ये 1 वर्षों के बाद ये चले जाएंगे तो लिनलिथिगो आ जाते हैं। 1936 में लिनलिथिगो इनकी जगह आ ले लेते हैं। वो तो हमको ध्यान नहीं देना, फिलहाल ये जानना है इसमें 1935 के माध्यम से क्या परिवर्तन किए गए। अभी आपने देखा था 1919 के माध्यम से राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी। अब वो द्वैध शासन प्रणाली यहाँ से समाप्त कर दी गई। राज्यों से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई। अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का मतलब क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, जो सेंटर था वो केंद्रीय विषयों पर कानून बनाता था, जो प्रांत था वो प्रांतीय विषयों पर कानून बनाता था कि नहीं? अब केंद्रीय विषय जो थे ना, इनको 2 भागों में बांट दिया। जैसे पहले राज्यों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर कानून वायसराय जो है ना अपनी कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर बनाएंगे। अब इनकी कार्यकारी परिषद में कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। 3 इंडियंस इसमें भी थे और 3 इनके विदेशी थे। इंडियंस का कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि जो इंडियन हुआ करते थे ना वो वायसराय के बहुत ही खास हुआ करते थे। वायसराय के मान लीजिए ना कि एक तरीके से इन्हीं के गुलाम थे, एक तरीके से ये, ठीक है, इन्हीं के तलवे चाटने वाले ये हुआ करते थे, तो इनका कुछ लाभ नहीं हो पाता था। तो वायसराय अपनी कार्यकारी परिषद के साथ आरक्षित विषयों पर कानून बनाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर वायसराय जो है ना वो अपनी मंत्री, जो यहाँ पे मंत्री हुआ करते थे, मंत्रियों के साथ मिलकर कानून बनाता था, जैसे आपने प्रांत में पढ़ा था। तो ये पहला चेंज ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। अभी तक तो आपने संघ सूची मतलब केंद्र सूची और प्रांत सूची था, और एक और सूची ला दी गई, समवर्ती सूची, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में वो विषय शामिल किए गए जिन पर कानून संघ भी बना सकती है और प्रांत भी बना सकती है। और आज की डेट में देखेंगे हमारे संविधान में ये तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची को इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। और इसके अलावा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि जो बर्मा है, जो भारत के साथ साथ इंग्लैंड के अधीन बर्मा भी था ना, इसको अब भारत से अलग कर दिया गया। तो अब जो भारत सचिव नाम था ना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, उसका नाम अब हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड बर्मा हो गया, ठीक है। अब वो जो राज्य सचिव है वो बर्मा का भी राज्य सचिव है और भारत का भी राज्य सचिव है। तो बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। मतलब इससे पहले क्या हुआ करता था, जो अंग्रेज थे वो बर्मा और भारत पर एक साथ ही समझ लीजिए उनका शासन चलाते थे, एक तरीके से शासन चलाते थे। अब बर्मा को उन्होंने अलग कर दिया, अब उस पर अलग वो अपना जो है शासन अलग तरीके से चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मताधिकार को बढ़ाया गया। पहले मताधिकार के अधिकार तो दिए गए थे 1919 में, लेकिन बहुत ही लिमिटेड थे और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थे। लेकिन यहाँ पर मताधिकार को बढ़ाया गया, तो लगभग कुल पॉपुलेशन का लगभग 10% लोग जो है ना वो एलिजिबल हो गए थे वोट देने के लिए। तो लगभग 10% जनसंख्या जो है ना वो एलिजिबल हो गई थी वोटिंग करने के लिए। और भारत परिषद, जो 15 सदस्य वाली भारत परिषद थी, जो कि हेल्प करती थी भारत राज्य सचिव की इंग्लैंड में, अब इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसके स्थान पर 6 सदस्य की एक टीम बनाई गई जो सलाहकार
की तरह काम करती थी, सलाह देने का काम करती थी। तो ये समझ लीजिए 15 सदस्य वाली जो टीम थी भारत परिषद जिसे कहा जाता था, वो समाप्त कर दिया गया। अब 6 सदस्य वाली एक टीम थी जिसे सलाहकारी समिति कहा गया, जिसे सलाहकारी समिति कहा गया। अब वो हेल्प करेंगी राज्य सचिव की, ये समझ लीजिए। तो भारत परिषद का अंत कब किया गया, किस एक्ट के माध्यम से? 1935 के एक्ट के माध्यम से। परीक्षा में पूछा जाएगा तो सही से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा 11 प्रांत इस समय थे। 1935 तक भारत में 11 प्रांत थे। उन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। जैसे केंद्र पे है द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा लोकसभा, उसी प्रकार 6 प्रांतों के अंदर पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। वो प्रांत कौन कौन से थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, ठीक है। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। तो ये 6 प्रांत थे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार लाई गई। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिए। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार चुनाव करवाने के लिए कहा गया और इसके माध्यम से 1937 में पहली बार 11 के 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए। इसमें 6 जगह पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और 2 जगह पर कांग्रेस ने जो है गठबंधन की सरकार बनाई। तो कह सकते हैं 11 प्रांतों में से 8 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई। 6 जगह तो उनको पूर्ण बहुमत मिल गया, जबकि 2 जगह पर उनका गठबंधन की सरकार थी। वो 8 प्रांत आपको याद होना चाहिए कौन कौन से हैं। बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम, जिसमें असम और आपका ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, यहाँ पर गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। तो कहा जा सकता है 11 में से 6 जगह पूर्ण बहुमत मिला, 5 जगह पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 5 जगह कौन कौन से जगह क्षेत्र थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला? वो जगह थे बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध। ये 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 1937 में सरकार तो बन गई इनकी, ये खुश थे, लेकिन 1939 में कांग्रेस ने सभी जगह से अपनी सरकार का इस्तीफा दिला दिया। ऐसा क्या कारण था कि 1939 में कांग्रेस ने सभी जगह इस्तीफा दिलवा दिया सरकार का? देखिए उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो गया था तो अंग्रेजों ने, यहाँ के जो उस समय वायसराय थे लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो भारतीय सैनिक है वो भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। तो इसके विरोध में कांग्रेस ने अपनी पूरी सरकार के इस्तीफे दिलवा दिए, ठीक है, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि बिना हमसे इजाज़त लिए, बिना हमसे पूछे जो है हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो भारतीय हैं, उनको लड़ाई करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए भेज दिया जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? और हमारी सरकार का क्या फ़ायदा है? 8 प्रांतों में हमारी सरकार बनी है तो उसका क्या फ़ायदा है कि हमसे कोई राय मशवरा नहीं ली जा रही है? तो हमको नाम का ही सरकार में इन्होंने शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो इस चक्कर में इन्होंने अपना पूरी तरीके से सभी सरकार का इस्तीफा दिला दिया। तो इस घटना से जो मुस्लिम लीग पार्टी थी वो बहुत ही खुश हुई। तो उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किसने बनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को मनाया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पूरी 8 जगह से अपनी सरकार का इस्तीफा दिला दिया। तो उस चक्कर में मुस्लिम लीग पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। जो जिन्ना थे, जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। अब 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई, ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना किस आर्टिकल के, किस जो है एक्ट के माध्यम से हुई? 1935 के एक्ट के माध्यम से, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा दिल्ली में एक 1937 के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इस संघीय न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस ग्वेर थे। कौन थे? मॉरिस ग्वेर थे।
ठीक है। और यही जो संघीय न्यायालय है आज की डेट में इसे सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा सभी बातें। इसके अलावा 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है विस्तार और कर दिया गया। 1919 में विस्तार किया ही गया था, आप जानते ही हैं, लेकिन 1935 में इसका और विस्तार कर दिया गया। पहले क्या था, पहले मुस्लिम के लिए अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जुगाड़ किया गया था। मुस्लिमों के साथ साथ 1919 में आपने देखा मुस्लिमों के साथ साथ ईसाइयों के लिए भी किया गया था, और जो आंग्ल भारतीय थे उनके लिए भी किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1935 में दलित जातियों के लिए भी ये प्रावधान किया गया, महिलाओं के लिए भी किया गया, मजदूर वर्ग के लिए भी किया गया। तो आप देख रहे हैं कि फूट डालो और राज करो की जो नीति है अंग्रेजों ने किस तरीके से अपना रखी थी। ठीक है, उसमें ये विरोध, हमारे अंदर विरोध फूट डाल ही रहे थे और उसमें ये सफल हो रहे थे। ठीक है, जिसका नतीजा 1947 में एक बहुत ही विशाल नरसंहार के रूप में बाहर निकलता है। तो ये है आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम। यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, अब आपको बताया कि 1939 में जब सरकार ने इस्तीफा दे दिया, अर्थात 8 राज्यों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि विश्व युद्ध में धकेला जा रहा था भारतीयों को ज़बरदस्ती। और जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इंग्लैंड की जो है हालत ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए भारत में भी उनका विरोध हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा कि भारतीयों का साथ मिल जाए और वो द्वितीय विश्व युद्ध में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आएगा, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद 1940 के बाद 2 साल बाद फिर से जो है आपका क्रिप्स मिशन आएगा। ठीक है, कौन सा मिशन, क्रिप्स, 1942 का क्रिप्स मिशन आएगा। ये क्रिप्स मिशन जब आएगा, जब अंग्रेज़ों की बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी, इनको विश्व युद्ध में करारी मात मिल रही थी, तो हम पढ़ेंगे पूरा। तब ये 1942 में क्रिप्स मिशन लाए, हालांकि ये सब फेल हो गए थे। तो इसी चक्कर में आगे हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। फिर वेवल योजना, कैबिनेट मिशन, फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जो कि हमारा होगा संविधान सभा। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।